नमस्कार। ये विजन आईएएस की मैगज़ीन जो मंथली मैगज़ीन है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जनवरी महीने की है और इसमें हम पॉलिटी को कवर करेंगे, ठीक है? पॉलिटी को और जनवरी से लेके सितंबर तक की जो विजन आईएएस की मैगज़ीन है उसको हम कवर करेंगे जनवरी से सितंबर या 9 महीने की। और उसके बाद में हम 3 महीने की जो बाकी बच जाएगी दिसंबर में उसका वीडियो लाएँगे। ठीक है? तो ये पॉलिटी का है, फिर उसके बाद में इकोनॉमी करेंगे, फिर आईआर करेंगे, ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज़ इसको कवर करेंगे। तो ये पॉलिटी की है और पहले देखते हैं जनवरी में कौन-कौन से टॉपिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है वो इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। उसमें पहला है सहकारिता, फिर उसमें दूसरा लिख रखा है नीति आयोग के 10 वर्ष, फिर है लोकपाल और लोकायुक्त, फिर है भारतीय निर्वाचन आयोग, इंटरनेट शटडाउन, फिर कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं। इसमें पहली है न्याय तक पहुँच का अधिकार निरपेक्ष और दूसरी अगली है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस यानी कि दिशा योजना। अगली है जेल मैनुअल और सुधार, सेवा अधिनियम में संशोधन, फिर है विलय का सिद्धांत, सीबीआई के लिए राज्य की सहमति, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, वेतन आयोग और एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब मैगजीन। अब हम यहाँ देखते हैं शासन और गवर्नेंस। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में इसमें क्या क्या है देखिए। इसमें सबसे पहले यहाँ पर है सहकारिता। सहकारिता के बारे में इसमें लिख रखा है यहाँ पर, सहकारिता के बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे पहले ये देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये चर्चा में क्यों है। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तो एक ही है, अमित शाह, और प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025, ठीक है, आईवाईसी 2025 का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के बारे में इसकी घोषणा कब हुई थी? जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। थीम क्या है? सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। कॉर्पोरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, विकास को बढ़ावा देना, नीतियों का समर्थन करना और नेतृत्व को प्रेरित करना। ठीक है, इसका आयोजक कौन है? सहकारी संस्थाओं के प्रचार और बढ़ावा देने हेतु समिति, इसको बोलते हैं कोपैक, COPAC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सहकारिता के 7 सिद्धांत हैं, ये चाहे तो याद रख सकते हो। लोकतांत्रिक रूप से सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग, समुदाय के हित में सोचना और स्वैच्छिक व खुली सदस्यता। आगे है सहकारी समितियां क्या हैं? परिभाषा देखिए इसकी। एक सहकारी समिति समान आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह है जो साझा आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। उद्देश्य स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सदस्यों का समर्थन करना। संसाधन साझा करना। ठीक है, सहकारी आंदोलन, सहकारी समितियों का वैश्विक उदय आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के कार्यों के कारण हुआ। ICA की स्थापना 1895 में EV नील और एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग ने की थी। यह एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है जो श्रमिक सहयोग को बढ़ावा देता है। नवंबर 2024 में भारत ने पहली बार ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, और यह थीम भारत के सहकार से समृद्धि की दृष्टिकोण के अनुरूप थी। अब बात करते हैं भारत में सहकारी समितियां, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? भारत में सहकारी कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 के साथ इसमें हुई। ठीक है, वर्तमान स्थिति में क्या है? भारत में विश्व की 27% सहकारी समितियां हैं
20% भारतीय नागरिक सहकारी समितियों का हिस्सा है, हालांकि वैश्विक औसत का केवल 12% है। शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्र के आवास है, डेयरी और प्राथमिक कृषि ऋण समिति पीएसईज। अग्रणी राज्य या कुल सहकारी समितियों का 57% महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में 25% है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा मिला इनको। मौलिक अधिकारों में 19(1)(c) जोड़ा गया, जिसमें लिखा सहकारी समितियों को जोड़ा गया। डीपीएसपी में अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया और एक नया भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद सहकारी गवर्नेंस के लिए अनुच्छेद 243Z से Z 243ZT तक जोड़े गए। अब इसमें गवर्नेंस की संरचना है। बहुराज्य सहकारी समितियां होंगी तो संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती है। इन्हें बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत शासित किया जाता है। फिर दूसरी राज्य सहकारी समितियां होंगी तो संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 32 के अंतर्गत आती है। राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों के तहत इसको शासित किया जाता है। अब बात करते हैं भारत में सहकारिता के प्रकार कौन कौन से हैं। उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं हैं, उत्पादक सहकारी संस्थाएं हैं। जैसे उपभोक्ता में होती है बिचौलियों को हटाकर, जैसे केंद्रीय भंडारण और अपना बाजार। फिर है उत्पादक सहकारी समितियां कौन कौन सी है, जैसे बयानिका या हरियाणा हैंडलूम। ठीक है। सहकारी ऋण संस्थाएं कौन सी है, जमा स्वीकार करती हैं और कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। फिर है सहकारी कृषि संस्थाएं हैं, जो कि भूस्वामित्व को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करती हैं। आवास आवास सहकारी समितियां हैं। मार्केटिंग सहकारी समितियां जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको अमूल बोलते हैं। फिर सहकारी बैंक क्या है। सहकारी बैंक वे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिन्हें सहकारिता के आधार पर स्थापित किया जाता है। ये अपने सदस्यों को स्वामित्व में होते हैं, ये अपने सदस्यों के स्वामित्व में होते हैं। ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। निम्नलिखित 2 कानून के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1955, इनमें 2 रेगुलेशन होते हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 1400 यानी 1400 सहकारी बैंक हैं। इनमें से लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र में है। फिर इसमें है सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्व। देखो, सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना, ठीक है, समाज को सशक्त बनाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, धन संबंधित असमानता को कम करना, नैतिक मूल्यों को स्थापित करना। आगे भारत में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियां। शासन संबंधित मुद्दे में आते हैं, जैसे सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिकरण, जागरूकता की कमी और आंतरिक प्रतिद्वंदिता। अगला है सीमित पहुंच और अक्षमता। इसमें आता है क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब कि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में सहकारी समितियां अविकसित हैं। छोटी समितियां, एकल उद्देशीय फोकस। अगला है परिचालन संबंधित चुनौतियां। कमजोर लेखा परीक्षा प्रणाली, समन्वय की कमी, कार्यात्मक कमजोरियां, कामकाज के विस्तार की कमी, कुशल कार्यबल की कमी, खराब प्रबंधन, डिजिटल उपकरणों से परिचित न होना। आगे है भारत में सहकारी समितियों को मजबूत करने के प्रमुख पहले। देखो, संस्थागत समर्थन है। संस्थागत समर्थन में है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी 1963 सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। फिर यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय 2021 में बनाया गया। फिर राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई गई, जिसका विजन जो था, थीम थी सहकार से समृद्धि विजन। ठीक है। कानूनी और गवर्नेंस संबंधी सुधार में क्या किया गया, बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया। गवर्नेंस पारदर्शिता चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करता है। पीएससीज के लिए मॉडल उपनियम बनाए गए। तो इसमें आगे है आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास में क्या किया गया, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है, बनाई गई। पीएससीज गोदामों को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करती है। मार्गदर्शिका योजना 2 लाख नवीन पीएससी डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपीज, ठीक है। साथ ही 2029 तक दूध की खरीद को बढ़ाकर 1,000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना है। आगे प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन में क्या किया गया, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी बनाया गया। राष्ट्रीय सहकारी समिति वित्त और विकास निगम एनयूसीएफडीसी, यह सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, स्वविनियामक संगठन है। ठीक है। अब इसमें आगे है भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, उनमें देखो, पहला है संरचनात्मक सुधार।
इसमें कमजोर सहकारी समितियों का विलय किया जाना चाहिए। बहुउद्देशीय समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरा है परिलक्षित दक्षता में सुधार कैसे परिचालन दक्षता में सुधार कैसे किया जा सकता है? तो वह पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता है, मतलब उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऋणों को सरल बनाया जा सकता है। समन्वय को बढ़ाया जा सकता है। दक्ष प्रशासन नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा है क्षमता निर्माण कैसे हो सकता है? क्षमता निर्माण के लिए देखो कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। डिजिटलीकरण किया जा सकता है सहकारी समितियों का। चौथा हम कर सकते हैं जन जागरूकता और शिक्षा। वो कैसे देंगे? जन जागरूकता अभियान चलाकर और मूल्य आधारित शिक्षा देकर। पांचवा है विधायी और गवर्नेंस संबंधी सुधार। इसमें कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया जा सकता है। छठा है पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सहकारी समिति को आरटीआई अधिनियम के तहत लाना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव है। सीबीआई और सीबीसी की जांच प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों में आंतरिक ऑडिटिंग प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। अब आगे देखो, एक नोट करके लिख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सहकारी गवर्नेंस सूचकांक CGI विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि गवर्नेंस संबंधित मानकों का आकलन और सुधार किया जा सके। देखिए, ये जो मैंने इसको पढ़ा है पहले से, अब और मैंने इसको जल्दी से इसको जो मोटे मोटे पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ये शुरू में मैंने पूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि ये शुरू के जो पॉइंट है वो प्री में काम आएंगे, और बाद के जो पॉइंट हैं वो, जैसे ये जो पॉइंट्स बड़े बड़े लिख रखे हैं, ये मेंस में आप लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा आंसर 150 शब्द या 250 शब्द में लिखे होंगे तो ये उसके लिए पर्याप्त कंटेंट है। अगर आप ये पॉइंट पॉइंट भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इतना भी याद रहेगा आपको जितना मैं बता रहा हूँ, तो भी आप मतलब आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इसीलिए आपको अगर पूरा पढ़ना है तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसमें आप इस पीडीएफ को जाके दोबारा पढ़ सकते हैं। बाकी इतना अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी अगर आप पढ़ लेंगे, जितना भी आपको याद हो जाएगा, याद रह जाएगा, वो भी बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अब अगला है नीति आयोग के 10 वर्ष। देखिए, यूपीएससी प्री में जो जितने भी सवाल बनते हैं ना, ज्यादातर सवाल जो ऐसे बनते हैं, जैसे किसी भी संस्था को जब कोई 10 वर्ष हो जाए, 50 वर्ष हो जाए, 100 वर्ष हो जाए, तो उसके ऊपर यूपीएससी ऐसी संस्था पर उसकी नजर रहती है, तो वह ऐसे सवाल देता है। इसीलिए इस पे ध्यान रखना। ये नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे हो गए, अभी 2025 में हो गए थे इसके 10 वर्ष, लेकिन ये अभी शायद नीति आयोग पर इस बार सवाल नहीं पूछा है, तो हो सकता है अगली बार पूछे। 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने अपना 10वां स्थापना वर्ष मनाया। नीति आयोग के बारे में सलाहकार निकाय है, थिंक टैंक है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो यहाँ पे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है यूपीएससी के पेपर में, प्री में, वो ये पूछता है कि ये जो नीति आयोग है, क्या वो संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था है? तो देखो, इसमें लिख रखा है, न तो ये संवैधानिक संस्था और नहीं संवैधानिक है और नहीं सांविधिक है। ठीक है, ये एक संकल्प से पारित है। इसके मुख्य रूप से 2 तरह के काम सौंपे गए हैं। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजीज को अपनाने एवं उन्हें हासिल करने की दिशा में प्रयासों की निगरानी करना, और दूसरा कार्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की संरचना, इसमें अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, मतलब जो पद, जब वो पद धारण करते हैं तो उसके अपने आप सदस्य बन जाते हैं। वह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। फिर है विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक विषय जैसे विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, संबंधित क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति। अब यहाँ पर ये सवाल दे सकता है, कभी स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो वो गलत और सही वाला स्टेटमेंट पूछ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको याद कर लेना अच्छे से। फिर आगे है क्षेत्रीय परिषदें। ये एक निर्दिष्ट अवधि के लिए गठित की जाती हैं। इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना है। इनकी बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित की जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। अगला है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है
इसके वह है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करना और उन कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का जोखिम रहता है। आर्थिक रणनीति एवं नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का समावेशन करना, ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को समर्थन देने वाली प्रणाली का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों और विभागों के बीच मुद्दों के समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना। अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसे विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन संगठन, अटल नवाचार मिशन, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान जैसी संलग्न स्वायत्त निकायों द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसकी गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है: नीति और कार्यक्रम फ्रेमवर्क, सहकारी संघवाद, निगरानी एवं मूल्यांकन, थिंक टैंक, ज्ञान एवं नवाचार केंद्र। आगे इसमें कुछ है नीति आयोग की पहले रिपोर्ट्स और सूचकांक। तो देखो हालिया पहले में कौन सी है? अटल नवाचार मिशन, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता प्लेटफॉर्म। हालिया रिपोर्ट्स कौन कौन सी है? सेफ, अकोमोडेशन, कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना, आत्मनिर्भरता की दिशा में खाद्य तेलों की वृद्धि को गति देने हेतु मार्ग और रणनीतियां, और 7E रिपोर्ट, SATH और E। अब इसमें सूचकांक कौन कौन से हैं? SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स ये भी नीति आयोग जारी करता है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक और भारत नवाचार सूचकांक, तो इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आ सकता है कौन कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। अब आगे है नीति आयोग की उपलब्धियां। इसमें है सहकारी संघवाद में वृद्धि, केंद्र और राज्यों के बीच ये सेतु के रूप में कार्य करते हैं। और नीति आयोग का उदाहरण के लिए टीम इंडिया हब, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 सबसे पिछड़े जिलों को तेजी से विकास करने के लिए बनाया गया है। अगला दूसरा है प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करना। इसके लिए क्या है? राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करके मतलब राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाती है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ये जारी किया जाता है। ये अलग अलग राज्यों के बीच में जब जारी होगी तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। फिर है गवर्नेंस और नीतिगत सलाह। नीति आयोग ने एक थिंक टैंक के रूप में दीर्घकालिक रणनीतिक नीतियों पर सलाह दी है। और उदाहरण के लिए इसने बेहतर गवर्नेंस और नीतिगत कार्यान्वयन के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की है, SITs की स्थापना की है। आगे है नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, नॉलेज एंड इनोवेशन हब स्थापित किए हैं, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल भुगतान के लिए रोड मैप तैयार किया है आदि। फिर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय सामाजिक हस्तक्षेप के लिए इन्होंने क्या है? उत्तर पूर्व की नीति फोरम बनाया है, साथ ही पोर्टल बनाया है, पोषण अभियान है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक आदि। SDGs की निगरानी के लिए इन्होंने SDG इंडिया इंडेक्स बनाया है। नीति आयोग की नीतियों की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? देखिए बजटीय बाधाएं, इनके पास बजट की कमी होती है, अंतरराज्यीय असमानता होती है, ओवरलैपिंग भूमिका होती है जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ जिम्मेदारी में, ठीक है, कानूनी दर्जे का इनको अभाव है, नीति आयोग कानूनी दर्जा प्राप्त न होने का नीतियां के परिवर्तन की शक्ति सीमित है, गैर बाध्यकारी सिफारिशें हैं, इनकी जो सिफारिशें होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नीति आयोग ने सहकारी संघवाद, रणनीतिक योजना और नवाचार को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत के नीति परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता कई सीमाओं से बाधित है। नीति आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे एक सशक्त संस्था के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक वित्तीय स्वायत्तता, संसाधन आवंटन और मजबूत नीतिगत प्रवर्तन तंत्र शामिल हो। इससे राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के बीच भी बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा, इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी। अगला जो है वो है लोकपाल और लोकायुक्त। सुर्खियों में क्यों है? जनवरी 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। भारत का लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय है। अब यहाँ पर भी पूछ सकता है कि लोकपाल वैधानिक है, संवैधानिक है,
या फिर संवैधानिक है। तो वैधानिक निकाय है। इसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया था। अब लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में है। यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के पद का सृजन करता है। इससे कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। इस अधिनियम में 2016 में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा लोकसभा में एक मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता के न होने, लोकसभा में एकल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकपाल चयन समिति का सदस्य बनने का प्रावधान किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन ने अधिनियम की धारा 44 को संशोधित किया था। यह धारा लोक सेवक द्वारा संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित थी। अब है लोकपाल के बारे में। लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें से आधे सदस्य न्यायिक होते हैं। लोकपाल के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं में से होंगे। लोकपाल के लिए पात्रता मापदंड देखो, चेयरपर्सन भारत का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या कोई प्रख्यात व्यक्ति हो सकता है। इसके न्यायिक सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। अन्य सदस्यों में प्रख्यात व्यक्ति हैं, जैसे भ्रष्टाचार रोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा एवं बैंकिंग, कानून प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। फिर है सदस्य बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। जो 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हो, वह अयोग्य हो जाएगा। नैतिक भ्रष्टाचार सहित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति, वो अयोग्य हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो या राजनीतिक दल से जुड़ा हो, वो अयोग्य हो जाएगा। संसद या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका या किसी पंचायत नगरपालिका का सदस्य हो, वो अयोग्य हो जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से हटाया बर्खास्त किया गया व्यक्ति भी अयोग्य हो जाएगा। कार्यकाल या पदावधि अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले वो पद धारण करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, याद रखना। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति, इसके सदस्यों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट आता है, प्रधानमंत्री द्वारा कर दी जाती है, तो हो सकता है पूछ ले। द्वारा एक चयन समिति, देखो राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है और इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद। इतने लोग मिलकर, कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 लोग मिलकर इसको, ये जो समिति होती है वो लोग मिलकर एक लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या होता है, प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री के लिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर, इन सब के अगर आरोप लगते हैं तो इनकी जांच वो लोकपाल नहीं करेगा। फिर उसमें है मंत्री, सदस्य, संसद सदस्य, ग्रुप ए, बी, सी और डी के अधिकारी, मतलब आईएएस, आईपीएस और नीचे के जितने भी अधिकारी हैं सबके, तथा केंद्र सरकार के अधिकारी, इन सबकी जांच लोकपाल का क्षेत्राधिकार में आती है। शक्तियां और कार्यों के बारे में, लोकपाल उन जांचों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान डीएसपीई को निर्देश दे सकता है और पर्यवेक्षण कर सकता है, जिन्हें संपन्न करने का कार्य लोकपाल ने उन्हें सौंपा है। लोकपाल एजेंसियों को जांच के लिए दस्तावेजों को खोजने और जब्त करने की अनुमति दे सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रभावी निपटान के लिए लोकपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ संदर्भित शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। किसी भी प्रशासनिक जांच के लिए लोकपाल की जांच शाखा के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। लोकपाल के बारे में क्या लिखा है, राज्य द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। लोकायुक्त के बारे में क्या होता है, ये ऊपर तो लोकपाल था, यहाँ पे लोकायुक्त। राज्य द्वारा पारित कानून से लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। लोकायुक्तों की संरचना, पात्रता, कार्यकाल, नियुक्ति की विधि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। लोकपाल या लोकायुक्त से जुड़ी समस्याएं, पहली क्या समस्या है, शिकायतकर्ता की सुरक्षा। मान लो विशल ब्लोवर से, यानी कि जो भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाता ये कानून, लोगों को शिकायत दर्ज कराने को हतोत्साहित करता है। दूसरा, अपील के लिए अपर्याप्त प्रावधान है, पारदर्शिता को बाधित करता है। तीसरा, राजनीतिक प्रभाव की संभावना, राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं इसमें चयन समिति में, इसीलिए।
और तीसरा, प्रधानमंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल करना। संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री के आधिकारिक आचरण की कोई भी जांच सरकार का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है। चौथा, अधिनियम की अन्य कमियों में है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, सरकारी विभागों और राज्य जांच एजेंसियों से पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण कार्रवाई में देरी होती है, 7 साल की समय सीमा के बाद दर्ज नहीं, भ्रष्टाचार की जो शिकायत है 7 साल की समय सीमा के बाद दर्ज नहीं कर सकते, न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित स्पष्ट प्रावधानों की कमी है। आगे की राय क्या हो सकती है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है, प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा और वित्तीय स्वायत्ता देनी चाहिए। 11वीं अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन 2012 ने लोकायुक्तों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए थे, जैसे नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए, राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों पर लोकायुक्त को मजबूत क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया जाए, नौकरशाही को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाए, तलाशी और जब्ती की शक्तियां प्रदान की जाए, अवमानना की कार्रवाई की जाए, लोकायुक्त को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता दी जाए और गैर सरकारी एनजीओ को भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसा कि पब्लिशियस कोमेलियस टेकिटस ने कहा था कि जितना भ्रष्ट राज्य होगा उतने ही अधिक कानून बनाए जाएंगे। इस संदर्भ में किसी देश को अधिक नए कानून बनाने की बजाय मौजूदा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। आगे है भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 75वीं वर्ष का जश्न मनाया है। इसके अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया गया। राष्ट्रीय ईसीआई के बारे में देखो, उत्पत्ति एक संवैधानिक निकाय है, यहाँ पर देखो याद रखना संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्ष 2011 से ईसीआई की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे साल चेंज कर दे, 2010 बोल दे, 2012 बोल दे और स्टेटमेंट दे दे, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे है संवैधानिक दर्जा, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वैधानिक प्रावधान क्या है? निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित नियम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य भूमिका, ईसीआई निम्नलिखित चुनाव का संचालन करता है: लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। अब देखो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दे सकता है कि वो नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है या ग्राम पंचायत के चुनाव कराता है, तो ऐसा नहीं है। जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ इतने 4 ही चुनाव करवाता है: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। याद रखना राज्य विधानसभा यहाँ पर ही है। आगे भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? चुनाव प्रबंधन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। आगे है ईसीआई की संरचना में क्या होता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है एवं 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य और 2, यानी कि टोटल 3 हो गए। शुरू में आयोग में केवल एक सदस्य था। 1989 में 2 निर्वाचन आयुक्त किए गए, नियुक्त किए, और जो 1 जनवरी 1990 तक कार्यरत रहे। फिर 1993 से क्या हुआ? आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त भी स्थायी रूप से कार्यरत करने हो गए। अब है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान क्या है? 2023 वाला जो अधिनियम है वो 1991 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। इसमें योग्यता क्या है और उसका विवरण देखो। सीईसी और ईसी के लिए योग्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हो या रह चुका हो, ईमानदारी के साथ साथ प्रबंधन और संचालन का अनुभव होना चाहिए। खोज समिति, इसका संरचना क्या होगी? कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति का गठन किया जाएगा। साथ इसमें 2 सदस्य सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी होंगे। कार्य, चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करना। अगला है चयन समिति। संरचना, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता यानी सदस्य होता है,
प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री इसका सदस्य होता है। सीईसी और ईसी के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करना। ये समिति क्या करती है? ये समिति काम करती है, राष्ट्रपति के पास जो है वो उम्मीदवारों की सिफारिश करती है। सीईसी और ईसी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष के जो भी पहले हो, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 वर्ष, कहीं 65 वर्ष है, राष्ट्रपति का दे देता है, उपराष्ट्रपति का दे देता है, और अलग अलग विभागों के अध्यक्षों का देता है। तो यहाँ पे देखना, याद रखना 6 वर्ष या 65 वर्ष। यदि किसी ईसी और सीईसी बनाया जाता है किसी को, तो भी उसका संयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। सीईसी और ईसी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है। त्यागपत्र और निष्कासन। त्यागपत्र सीईसी और या ईसी राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, दोनों के दोनों। निष्कासन के लिए सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, और ईसी को हटाने के लिए सीईसी की सिफारिश आवश्यक है। सीईसी और ईसी को कानूनी संरक्षण। सीईसी और ईसी को आधिकारिक क्षमता में दिए गए कर्तव्यों या बोले गए शब्दों के लिए नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त है। सीईसी के समक्ष चुनौतियां हैं। पूर्ण स्वायत्तता की कमी। ठीक है। पहला है इसमें चयन प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधियों का बहुमत होने के कारण स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। दूसरा है सीईसी का निष्कासन। ईसी के विपरीत सीईसी को निष्कासन के लिए इसकी सिफारिश की जरूरत होती है। सेवानिवृत्ति के बाद का रोजगार हो सकता है, ये कई लोग सोचते हैं। और स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी होती है इसमें। देखो, परिचालन संबंधित मुद्दे हैं, जैसे सीमित शक्तियां हैं, मतदाता सूची प्रबंधन करने में चुनावी कदाचार और समावेशिता और वोटर टर्नआउट। सुरक्षा संबंधित चिंताएं हैं। उभरती हुई चुनौतियों में क्या क्या है? सोशल मीडिया और गलत सूचना। ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक यह देखा है, भारतीय निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां 1951 से 2024 तक। 1951 में पात्र मतदाता थे 17 करोड़, 2024 में हो गए 97 करोड़। 1951 में मतदाता प्रतिशत था 44.87 और अब हो गया 2024 में 65.79। मतदान केंद्र 1951 में 1.96 लाख थे, अब 10.52 लाख हैं। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर मतदान देने वाली महिलाओं की संख्या पहले 926 थी 2019 में, और अब 2024 में 946 है। आगे है ईसीआई की प्रमुख पहलें हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1977 में पहली बार इसकी संकल्पना की गई थी, और इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट 1982 में इसका परीक्षण किया गया था। अवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। यह कार्यक्रम मतदाता शिक्षा, जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2009 में शुरू हुआ था। सी विजिल ऐप 2018 आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए 2018 में शुरू किया गया है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसकी शुरुआत 2013 में हुई है। चुनाव में पारदर्शिता बढ़ावा देने के लिए सत्यापन योग्य पेपर ट्रेल मशीन है। राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ईसीआई, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, स्टॉकहोम और कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क का संस्थापक सदस्य भी है। ईसीआई के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आगे की राह में क्या हो सकता है? स्वायत्तता सुनिश्चित करना। इसमें क्या होगा? पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो, ईसीआई के लिए सुरक्षा हो, सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं मिले, स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना हो। दूसरा है चुनावी संचालन में सुधार कैसे हो सकता है? आदर्श चुनाव संहिता को कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए, भागीदारी पूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संचालन सही से किया जाना चाहिए, एक उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित करना चाहिए। उभरती हुई चुनौती से निपटने के लिए क्या करना? तकनीक से संचालित चुनाव होने चाहिए, फर्जी मतदान को रोकना चाहिए, और चुनावी शोध केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। अगला टॉपिक है इंटरनेट शटडाउन। सुर्खियों में क्यों? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60,000 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन हुआ। यह आंकड़ा पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। अन्य तथ्य, इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के अनुसार 2024 में मणिपुर में जम्मू कश्मीर में कम इंटरनेट शटडाउन लगाए जाने के कारण इस आंकड़े में कमी आई है। 2023 में संख्या 96 थी।
भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रावधान। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की 1973 2017 तक इंटरनेट शटडाउन मुख्य रूप से पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 144 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू किए जाते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 में जिला मजिस्ट्रेट को गैर कानूनी सभा को रोकने और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी निश्चित गतिविधि से दूर रहने का निर्देश देने की शक्तियां प्रदान की गई थी। दूसरा था भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 2017 में संशोधित किया गया। दूर संचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा 2017 नियमों के तहत 15 दिनों तक इंटरनेट बंद करने की अनुमति देता है। शटडाउन के लिए आधार होने चाहिए। आदेश जारी करने का वाला प्राधिकारी मतलब जिम्मेदार होना चाहिए। आदेश की समीक्षा होनी चाहिए। अनुच्छेद 19 तीसरा अनुच्छेद 19(2) यह सरकार को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अब देखो इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और उग्रवाद को रोकने के लिए लगाते हैं भाई। सांप्रदायिक हिंसा और नरजातीय संघर्ष को रोकने के लिए लगाते हैं। गलत सूचना, हेट स्पीच और फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए लगाते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाते हैं। परीक्षाओं में धोखाधड़ी को अंकुश लगाने के लिए, जैसे राजस्थान में रीट की परीक्षा 2021 में लगाया गया। कानून व्यवस्था के लिए सीए के लिए लगाया गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, इंटरनेट के अधिकार के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। फहीमा सिरीन बनाम केरल राज्य मामला। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ये 2019 का मामला है। फिर 2020 में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला। अनुच्छेद 19 एक ए के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता की पुष्टि की और कहा कि उस पर कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के अनुसार होना चाहिए, मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तार्किक आधार पर होना चाहिए। तो ये 2020 में निर्णय दिया गया है। दोनों केस इंपॉर्टेंट है, अनुराधा भसीन केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे है इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क कौन कौन से हैं। भाई अगर इंटरनेट शटडाउन होगा तो आर्थिक प्रभावित होगा, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा उस पर। कई लोगों में रिपोर्ट आई है कि $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। ठीक है। बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा है महिलाओं पर और प्रभाव और मानवाधिकार खनन, जैसे मान लो हत्या है, बलात्कार है, हिंसा जैसी रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रतिबंधित हो जाता है। वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। चौथा है मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता से समझौता हो जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में 2019 में लगाया था। तो पांचवा है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में व्यवधान हो जाता है, जैसे मान लो किसी को टेलीमेडिसिन देना हो, आपातकालीन सेवाएं बाधित हो जाती है। अगला है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें। रिपोर्ट दूर संचार सेवाएं इंटरनेट का निलंबन और उसका प्रभाव 2021। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि पहला, सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को अपनाना जाना चाहिए। निलंबन के आधार स्पष्ट होने चाहिए। अनुपातिकता का सिद्धांत दिया गया। ठीक है। समावेशी समीक्षा समिति बनाई गई। सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाए गए और इंटरनेट शटडाउन की प्रभावशीलता, इसका मूल्यांकन दूर संचार विभाग और गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। आगे है संक्षिप्त सुर्खियां। पहली है इसमें न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है। राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्याय प्राप्ति के लिए अदालत की शरण लेने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। हालांकि यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए इस अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। कुछ लोग बिना मतलब चले जाते हैं कोर्ट का वक्त खराब करने के लिए, इसीलिए ये ऐसा बोला गया है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा निराधार मुकदमे दायर करने के लिए जुर्माना लगाया। निराधार मुकदमे जो होते हैं जिसमें कानूनी तथ्य या मामले में कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं होता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ 2014, दिलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010, के सी थारकन बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 2023 ऐसे मामलों में भी पहले उठाया है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो। न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने वाले अनिवार्य घटक हैं न्याय निर्णय तंत्र, जैसे कोर्ट और अधिकरण, सुलभता यानी कि पदानुक्रम और कोर्ट कम दूरी पर होना, वहनीय न्याय व्यवस्था, कम खर्चीली गरीबों के लिए सहायता है, तीव्र न्याय होता, शीघ्र सुनवाई और प्रभावी प्रक्रियाएं। न्याय तक पहुंच के अधिकार के बारे में, इसका अर्थ क्या है, विधि के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है। औपचारिक और अनौपचारिक न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने में सक्षम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिता कुशवाहा बनाम पुष्पा शूदन 2016 के मामले में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
न्याय तक पहुंच के अधिकार से संबंधित अन्य प्रावधान में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 39(a) के तहत निःशुल्क और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार पाने का तरीका दिया गया है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। जनहित याचिकाओं की व्यवस्था की गई है। इसके तहत लोकस स्टैंडी के नियम का आधार बनाया गया। ऐसे व्यक्ति केवल अब प्रभावित व्यक्ति नहीं, जब बल्कि कोई भी व्यक्ति दूसरा उसके आधार पर जो मतलब उसमें कोर्ट में जा सकता है। फिर है वैकल्पिक निवारण तंत्र, एडीआर। ये क्या कहता है? कम खर्चे और कम औपचारिक प्रक्रियाओं द्वारा शिकायतों का समाधान का माध्यम है। अगला है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि दिशा योजना। ये क्या है? हाल ही में दिशा योजना के तहत हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान आयोजित किया गया। इसे भारत के संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ और भारत के एक गणराज्य के रूप में स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। दिशा योजना के बारे में, दिशा से आशय है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2021 में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने की है। ये याद रखना, विधि और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग। इसे 5 वर्ष की अवधि 2021 से 2026 के लिए शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अनुच्छेद 39(a), 14 और 21 के प्रावधानों के अनुरूप भारत के लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना है। अन्य उद्देश्य क्या है? टेलीलॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, यानी कि न्याय बंधु तथा कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के लाभों को अधिक लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाती है। अगला है भारत में जेल मैनुअल और सुधार सेवा अधिनियम में संशोधन किया गया है। गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 के नियमों और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव एवं वर्गीकरण को समाप्त करना है। सुकन्या सांता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आदतन अपराधियों का उल्लेख किया है और जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों का उल्लेख किया गया है। आदतन अपराधी वे व्यक्ति होती हैं जिन्हें अलग अलग अपराधों के लिए 5 वर्षों के भीतर कई बार दोषी ठहराया गया हो। इसके अलावा अपील या समीक्षा पर भी उनकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जाता है। ठीक है। भारत में जेल के बारे में क्या है? गवर्नेंस का है। जेल उनमें कैदी व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 2 की प्रविष्टि नंबर 4 के तहत राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार जेलों की प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये 2024 में ही सवाल आया था जेलों के लिए, जेलों के प्रबंधन के ऊपर प्री में। कानूनी फ्रेमवर्क जेल का प्रशासन और प्रबंधन जेल अधिनियम 1894 तथा संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा किया जाता है। सुधार के लिए क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है। यह ब्रिटिश कालीन कानूनों में सुधार के लिए राज्यों हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। किए गए मुख्य संशोधनों पर एक नजर है। जेल प्राधिकारी, कैदियों के साथ उनकी जाति आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 यानी कि भेदभाव का निषेध, और अनुच्छेद 17 इनके तहत निषिद्ध किया गया है जाति आधारित भेदभाव को। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों को जेलों पर बाध्यकारी रूप से लागू किया गया। जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेफ्टी टैंक की मैनुअल रूप से खतरनाक तरीके से सफाई करने की अनुमति नहीं दी गई है। अगला इसमें है विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। ये क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान विलय का सिद्धांत को रेखांकित किया है। विलय के सिद्धांत के बारे में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया मद बनाम केरल राज्य 2000 मामले में सिद्धांत की व्याख्या की थी। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिक्री आदेश लागू नहीं हो सकते। इसीलिए निचली अदालत के आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब एक उच्चतर न्यायालय किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश, डिक्री या निर्णय को रद्द, संशोधित या पुष्टि करने के हेतु निपटारा करता है तो निचली अदालत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह उच्चतर न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है। इसी को बोलते हैं मर्जर का सिद्धांत।
या विलय का सिद्धांत। आगे है सीबीआई के लिए राज्य की सहमति, स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को किसी भी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें राज्य की सहमति न मिलने के कारण केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया था। सीबीआई की सहमति के बारे में क्या है? कानून क्या है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना अनिवार्य है। सहमति के दो प्रकार हो सकते हैं, सामान्य सहमति और मामला विशिष्ट सहमति। अगला है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 क्या है? इसे राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से, देखना देखो इसमें तीन चीजें हैं, लोकसभा सचिवालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और महिला आयोग द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। देखो यहाँ पे जनजातियां हैं, जनजातियां, जाति नहीं है, यहाँ पे जनजाति है। उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रेरित करना है, ताकि जो आज पंचायत में बैठी है वो कल लोकसभा में बैठे। आगे क्या है? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को उनकी जयंती है, मतलब जन्मदिन होता है उनका, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में क्या है? उद्देश्य क्या होते हैं इसके? इस पहल का उद्देश्य कर्म पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना और उन्हें योग्य बनाना है। इसके तहत पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रभावी गवर्नेंस हेतु भागीदारी आधारित योजना बनाने के लिए आवश्यक साधन एवं ज्ञान प्रदान किए जाएंगे। यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शुरू की गई है। यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। अगला है वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग के बारे में, केंद्र सरकार द्वारा गठन इसका केंद्र सरकार द्वारा करते होता है। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। ये आ सकता है, जैसे अभी 2000 जो पिछला पेपर आया था 2025 का, उसमें ये पूछा गया था कि परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार गठित किया जा चुका है। तो अब की बार हो सकता है कि ये वेतन आयोग भी पूछ ले कि कितनी बार गठित किया जा चुका है। तो ये याद रखना, 7 बार गठित किया जा चुका है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू हुई थी, जिसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। महत्व क्या होता है? इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले वार्षिक एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जारी किया गया। इसे एडलमैन ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण 28 देशों में किया गया है। सरकार, मीडिया, व्यवसाय और गैर सरकारी संगठन जैसे समाज के सभी हितधारकों पर लोगों के विश्वास यानी कि ट्रस्ट के प्रभाव का अध्ययन करता है। सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर नजर रखते हैं। कम आय वाले आबादी समूह के लोगों के सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर विश्वास के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। प्रथम 2 स्थानों पर क्रमशः चीन और इंडोनेशिया है। पिछले सर्वेक्षण की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट। उच्च आय वर्गों का विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, और भी कमजोर है। देखो यहाँ पे तीसरे में, यहाँ पे चौथे पे। अन्य देशों में भारतीय मुख्यालय वाली भारत की कंपनियों पर विश्वास की बात आती है तो भारत 13वें स्थान पर है। तो इसी प्रकार से ये जो जनवरी का पॉलिटी का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।